कहानी शुरू होती है जब एक बूढ़ा आदमी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए प्रिंस को बुलाने के लिए आ रहा होता है। तो उसे रास्ते में एक मेड दिखती है जो अभी अभी प्रिंस के कमरे से बाहर निकली थी और उसके पूछने पे कहती है कि प्रिंस तो अभी सो रहे हैं, लेकिन असल में उसने प्रिंस के ड्रिंक में पॉइजन मिला के उसे मार दिया था। वो बूढ़ा आदमी जब प्रिंस को उठाने के लिए अंदर पहुंचा तो उसे लगता है कि शायद प्रिंस बैठे बैठे ही सो गए, लेकिन वो प्रिंस तो ऑलरेडी ही मर चुका था। फिर तभी अचानक उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसी पल रोमन नाम का एक लड़का उसकी बॉडी में री इनकारनेट हो गया होता है। आसपास का माहौल देखकर शुरुआत में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसे खुद को याद कराने की कोशिश की पर अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बूढ़ा आदमी प्रिंस को उठाते हुए कहता है कि हमें चलना होगा, बाहर लोग उस विच को मारने के लिए आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। प्रिंस रोमन को बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे टाउन के सारे लोग एक विच को मारते हुए उसे सूली पे लटकाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ VIP नोबल्स बैठ के उस नज़ारे का मजा ले रहे होते हैं कि जैसे वो लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हों। अपने दिमाग पे जोर डालने पे प्रिंस रोमन को उस प्रिंस की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो मामला समझ गया था कि अब वो एक ऐसे प्रिंस की बॉडी में है जो ऑलरेडी ही मर चुका है। वह बुट के आसपास चल के देख ही रहा था कि तभी उसे वाइन का ग्लास दिखता है जो देख के वो समझ गया कि प्रिंस का मर्डर हुआ है। उस बूढ़े आदमी के साथ जब प्रिंस रोमन बाहर निकलता है तो बुरी तरह हैरान था क्योंकि अब वो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में एक अनजान से शहर में आ चुका है जहाँ पे लोग एक विच को सूली पे लटकाने के लिए खुश हो रहे होते हैं। वो लोग उस विच को पत्थरों से मार रहे होते हैं। यही नीचे भीड़ में वो मेड भी प्रिंस को देख के बहुत हैरान थी क्योंकि उसने तो उसे जान से मारने के लिए बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया था। प्रिंस रोमन तभी उस विच की तरफ देखता है जो कि अभी बहुत यंग थी और लोग उसे बुरी तरह मार रहे थे, पर अब भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हर कोई उसे मारना क्यों चाहता है। उसे सूली पे लटकाने के लिए सब लोग बस प्रिंस के ऑर्डर का ही वेट कर रहे होते हैं, पर बिना हालात के बारे में जाने वो आखिर कैसे किसी को मार सकता है। इसलिए सबके सामने एक नॉर्मल प्रिंस की तरह एक्ट करते हुए वो कहता है कि मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा, जिस पे उसका रॉयल नाइट कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। एक विच के पकड़े जाने के बाद इससे पहले कि और भी विचेस उसे बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएं, हमारा काम है उसे जल्द से जल्द मारना। प्रिंस रोमन कहता है कि फिर इसमें मसला क्या है, और विचेस भी आ जाएं तो अच्छा ही है ना, हम सबको एक ही बार में पकड़ लेंगे। प्रिंस रोमन अपना फैसला सुना के चुपचाप वापस चला जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि प्रिंस रोमन अपने गार्ड्स के साथ बैठा प्रिंस के मेंशन जा रहा होता है जहां उसके सामने वही लेडी बैठी है। उसे प्रिंस को जहर दे के मार दिया था और फिलहाल प्रिंस रोमन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। प्रिंस रोमन के कमरे में आने के बाद आसपास की चीजों को देख के ऑब्जर्व करता है और थोड़ी ही देर में से समझ आ गया कि प्रिंस के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वो एक ऐसे बर्बाद पुअर टाउन में है जिसके आसपास की किंगडम्स बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। एक बिल्कुल ही पिछड़ी स्टेट है जो कि सालों से कभी डेवलप ही नहीं हुई। इसलिए प्रिंस रोमन सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों। पर जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे सुकून मिलता है कि चलो कम से कम ये बंदा हैंडसम तो है। वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले यहाँ के हालात को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगले सीन में जब वो लंच करने बैठा होता है तो तभी वही बूढ़ा आदमी जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर है वो प्रिंस रोमन से आके पूछता है आखिर आपने आज एग्जीक्यूशन को डिले क्यों किया, जिसपे प्रिंस रोमन अपना मेन सवाल कर देता है कि आखिर ये सब करना क्यों है, विचेस को लोग क्यों मारना चाहते हैं। तो वो बताता है कि काफी सालों पहले लोगों ने बहुत सारे खतरनाक विचेस को वेस्टर्न फॉरेस्ट में देखा था जहां उन्हें एक छोटी सी स्टोन के तौर पे बहुत ही अजीब सिंबल मिला जो कि असल में विचेस एसोसिएशन का सिंबल है। तो प्रिंस रोमन पूछता है कि मतलब आखिर ये है क्या चीज। तो वो बताता है कि दरअसल सालों से विचेस हमेशा अकेले ही रहती थी, लेकिन उनकी विच एसोसिएशन सभी विचेस को सिर्फ एक मिशन के लिए एक साथ लाना चाहती है, एक सीक्रेट होली माउंटेन ढूंढने का मिशन। उनके मुताबिक वही एक ऐसी जगह है जहां वो लोग सुकून और शांति से रह सकते हैं और इसीलिए विच एसोसिएशन वाले हर जगह से विचेस को ढूंढ के एक साथ ला रहे हैं। प्रिंस रोमन पूछता है कि मतलब आप लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि हमने एक विच को पकड़ा है तो वो लोग उसे बचाने के लिए हमारे पूरे टाउन को बर्बाद कर देंगे। तो वो कहता है हाँ यही बात है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा क्योंकि विचेस के पास ऐसी डिमोनिक पावर्स होती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। तो प्रिंस रोमन पूछता है पावर से तुम्हारा क्या मतलब है। तो एडवाइजर बताता है कि असल में कुछ दिन पहले नॉर्थ की तरफ हमारी एक माइन कोलैप्स हो गई और वहीं पे उसने एक आदमी को जिंदा जला के मार दिया था। तो प्रिंस रोमन कहता है ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उससे मिलना चाहूंगा। जो सुन के एडवाइजर बहुत ही हैरान होता है। साथ ही प्रिंस रोमन को यह भी पता लगता है कि विचेस को आग से कुछ नहीं होता, यही वजह है कि उनके पास उसे सूली पे चढ़ा के मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी प्रिंस रोमन को उससे पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद अपने रॉयल गार्ड और रॉयल
एडवाइजर के साथ उससे मिलने के लिए जा रहा होता है, जहाँ गार्ड उसे मना तो करता है कि हम सब मारे जा सकते हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस पे प्रिंस रोमन कहता है, सीधी सी बात है, जब तक तुम बुराई से लड़ोगे नहीं तो उसे जीतोगे कैसे। हालांकि वो लोग ये सुनने के बाद भी जाना नहीं चाहते थे, पर भला अपने प्रिंस को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। प्रिंस रोमन जैसे ही केज के पास पहुंचा तो विच को अपने सामने देख के बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने तो एक बेहद ही खूबसूरत लेडी खड़ी थी, और तो और उसकी गहरी नीली आंखें उसकी मासूमियत को बढ़ा रही थी। प्रिंस रोमन के पूछने पे वो अपना नाम एना बताती है, तो वो पूछता है कि आखिर इस माइन में हुआ क्या था, मुझे सब सच बताओ। जिस पे एना बताती है कि जब माइन कोलैप्स हुई तो मेरे फादर कुछ लकड़ियों के ढेर के नीचे फंस गए, पर इससे पहले कि मैंने बाहर निकालने के लिए पहुंच पाती, एक दूसरे माइनर ने मौका देख के मेरे फादर के पैसे चुराने की कोशिश की, जो सब उन्होंने जिंदगी भर पूरी मेहनत करके कमाया था। बुरी तरह फंसे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी मेहनत के पैसे को बचाने की। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे फादर को जान से मारने ही वाला था, बस इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे वहीं जला के राख कर दिया। प्रिंस रोमन पूछता है कि आखिर तुम पकड़ी कैसे गई, जिस पे एडवाइजर बताता है कि उसे पकड़वाने वाला उसका फादर ही था, क्योंकि जो कोई भी एक विच को पकड़वाने में हेल्प करता है उसे रिवॉर्ड के तौर पे 25 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो कि उसके फादर के लिए बची हुई जिंदगी बिताने के लिए काफी थे। प्रिंस रोमन को ये सुन के बुरा तो लगता है, पर अभी उसके मन में एक सवाल था कि आखिर उस माइनर को एना ने कैसे मारा जो फिजिकली इतना स्ट्रांग था। जिस पे वो कहती है कि क्या आप नहीं जानते कि विचेस के पास डिमोनिक पावर्स हैं, पर क्योंकि प्रिंस रोमन को ये पावर्स और ये मैजिक वगैरह बस एक फैंटेसी लगती है, इसलिए वो एना की डिमोनिक पावर्स को देखना चाहता था, जो उन सबके ही होश उड़ा जाते हैं, क्योंकि एक विच अगर चाहे तो उन सबको वहीं पर जला के राख कर सकती है। एना खुद भी इस बात से बहुत हैरान थी कि उसे मरने का तो कोई डर ही नहीं है। प्रिंस रोमन कहता है, देखो अगर सच में कोई डीमन हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने फादर को ही मारना चाहिए था, पर उल्टा तुम्हारे फादर ने ही तुम्हें यहाँ फंसा दिया। जिसे सुन के वो खुद भी रोने लगती है। रॉयल गार्ड उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर फिर भी प्रिंस रोमन उसके गले पे लगा हुआ कॉलर ही खींच देता है, क्योंकि अब तक ये कॉलर ही था जिससे उसकी पावर्स को रोक रखा था। और बस हटाते ही प्रिंस रोमन को अपनी आंखों के सामने एक ऐसी डिमोनिक पावर देखने को मिलती है जो उसने कभी इमेजिन तक नहीं की थी। आँख की लिपटें केज से बाहर आ गई होती हैं, जो देख के वो लोग उसे पकड़ते हुए चलने को कह रहे होते हैं, पर प्रिंस रोमन मना करता है कि नहीं, रुक जाओ, आँख की लिपटें केज के अंदर ही उसके कंट्रोल में है। एना आगे बढ़ते हुए कहती है, तो आखिर आपने देख ही दिया, इसे क्यों कहते हैं डिमोनिक पावर। उसके पूरे शरीर के कपड़े जल गए होते हैं, पर बड़े आराम से आँख की लिपटों को रोकते हुए वो कहती है कि अब तो आपने मेरी पावर्स देख ली ना, अब चाहो तो आप मुझे सुकून से मार सकते हो। तो प्रिंस रोमन अपना कोट उतार के उसे पहना देता है और कहता है कि नहीं, किसने कहा तुम मर रही हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। इसके बाद सीधा अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ प्रिंस रोमन कुछ थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स का यूज करके एना की पावर्स को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि असल में अपनी पिछली जिंदगी में वो एक इंजीनियर था। एना की पावर्स को प्रिंस रोमन ने थर्मोडायनेमिक्स के रूल से समझने की कोशिश की, जो किसी रूल्स को फॉलो ही नहीं करती थी। इसी बीच बोडो भी प्रिंस से मिलने के लिए आया होता है, जिसपे प्रिंस रोमन पूछता है, तो फिर तुम्हारा काम पूरा हो गया क्या। असल में बोडो ने करवाया ये है कि एक दूसरे कैदी के मुंह पे कपड़ा बांध के उसे सबके सामने फांसी के फंदे पे लटका दिया, जिससे सबको ऐसा लगा कि वो विच मारी गई है। और क्योंकि ये ओल्ड मैन बोडो यहाँ का फाइनेंशियल मिनिस्टर है, तो प्रिंस रोमन उससे टाउन की सारी रिपोर्टिंग मांगता है कि पिछले 10 सालों में कितना खर्चा हुआ और कितने टैक्सेस बढ़े हैं, सिटी से रिलेटेड हर एक चीज की रिपोर्ट। ये सब सुन के बोडो बहुत हैरान होता है, क्योंकि अब तक वो जिस प्रिंस को जानता था वो बस एक मुर्दा लाश जैसा था, जिसे आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और अब जो प्रिंस उसके सामने है वो बिल्कुल ही अलग है, इसलिए वो सीधा पूछ लेता है, आखिर आपको उन सब रिपोर्ट्स की जरूरत क्या पड़ गई। तो प्रिंस रोमन कहता है, देखो बस मैंने जितना बोला उतना करो, हम अपनी ही टेरिटरी को ऐसे और बर्बाद नहीं कर सकते। असल में प्रिंस रोमन ने अब तक यहाँ की जो भी जियोपॉलिटिक्स समझी है उसे ये समझ में आया है कि यहाँ पे कई सारे और बड़े बड़े वेल डेवलप्ड किंगडम्स हैं, उन्हें अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेसेस संभाल रहे हैं। हर एक के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर है जहाँ वो लोग ऐश कर रहे हैं, और यहाँ प्रिंस रोमन पूरे किंगडम के बीचों बीच एक ऐसे बेकार से शहर में आ गया जहाँ सब कुछ बर्बाद है। प्रिंस रोमन अब बोडो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या गलत किया। जिस पे बोडो कहता है कि पिछले साल आपके डिस्टेंस के कारण जो सब हुआ उसके बाद तो हमारा पूरा टाउन जमीन पे आ गिरा, ना हमारे पास ढंग के वसाइल हैं और ना ही खाने पीने के लिए ज्यादा सामान। प्रिंस रोमन पूछता है, तो फिर तुम क्या सोचते हो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है। जिस पे बोडो बिना सोचे कह देता है, रॉयल हाउस ऑफ फेस बैलाडन के पास। तो वो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, ये सब बस दिखावा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया उस किंगडम को असल में चर्च कंट्रोल करता है। सिर्फ उसे ही किंग माना जाता है जिसे पॉप ताज पहनाए। चर्च का रूलर यानी फिलहाल जो दुनिया के लिए किंग है वो बस एक पपेट है,
बस एक दिखावा। चाहे मेरे भाई बहन जितना भी अपनी टेरिटरी को स्ट्रांग कर लें, किंगडम आखिरकार चर्च के कंट्रोल में ही रहेगा। असल में यहाँ पे जितने भी प्रिंस और प्रिंसेसेस हैं वो सब प्रिंस रोमन के बहन भाई हैं, जो फिलहाल किंगडम की अलग अलग स्टेट्स पे रूल करते हैं। प्रिंस रोमन ये समझ गया था कि अगर उसे किंग बनना है तो उसे चर्च के बनाए उस सिस्टम के बाहर खुद का एक किंगडम बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है किंगडम के लोग, क्योंकि चर्च ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है, इसलिए वो जो भी कहता है सब लोग मानते हैं। तो अगर वो लोग किसी तरह ये साबित कर दें कि चर्च झूठा है तो लोग तो वैसे ही उसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे, और ये साबित करने के लिए काम आएंगी हमारी विचेस, क्योंकि चर्च ने लोगों के मन में ये भर दिया है कि विचेस बुरी होती हैं क्योंकि उनके पास डिमोनिक पावर्स हैं। तो अगर प्रिंस रोमन किसी तरह लोगों के सामने साबित कर दे कि विचेस बुरी नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग चर्च के ऊपर से अपना विश्वास खो देंगे। ये सब सुनने के बाद बोडो को समझ आता है कि प्रिंस ने एना को क्यों बचाया। प्रिंस रोमन कहता है कि देखो, अगर हम जीत गए तो आगे चल के तुम मेरे राइट हैंड बन सकते हो, इसलिए अब से तुम मेरे किसी भी डिसीजन पे सवाल मत उठाना। प्रिंस से बात करने के बाद जब बोडो बाहर आया तो रॉयल गार्ड पूछता है कि आखिर क्या हुआ, प्रिंस ने क्या कहा, वो विच को भी रखने वाले हैं क्या? पर बोडो कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ एना को दिखाया जाता है जो गार्डन में अकेले चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि बोडो ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिसके अकॉर्डिंग उसे अपने काम के अनुसार पर मंथ 1 गोल्ड कॉइन मिलेगी। जो सुन एना भी ऑब्वियसली बहुत हैरान थी, क्योंकि इतना पैसा उसका फादर साल भर में भी नहीं कमा पाता। एना को समझ में नहीं आता कि आखिर मुझ जैसी डीमन विच से प्रिंस चाहता क्या है। तभी प्रिंस एना के पास आता हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम तुम्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। इस पे एना पूछती है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपने मुझे बचाया क्यों। प्रिंस रोमन कहता है, चलो टहलते हुए बात करते हैं। लेकिन एना कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक इंसान को जान से मारा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए और आप मुझे यहाँ बचा रहे हैं। देखो, तुमने जो भी किया बस अपने डिफेंस में किया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि लोग हमेशा से विचेस को बुरी नजर से ही देखते आए हैं, इसलिए वो सोच रही होती है कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। जो सुन प्रिंस रोमन बड़ी शांति से एक फूल तोड़ के उसे दे देता है। हालांकि ये फ्लावर काफी खूबसूरत था, लेकिन तभी वो कहता है कि इसमें पॉइजन है। जो सुनते ही एना डर से छोड़ देती है तो प्रिंस कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये बस मजाक था, इसमें सच में कोई पॉइजन नहीं, ये फूल अब भी खूबसूरत है, बस मेरे हल्के से झूठ से तुम्हारी सोच बदल गई। विचेस की पावर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ना वो अच्छी है ना बुरी, बस उनकी पावर्स की वजह से लोगों की सोच इतनी बदल गई कि हर कोई उन्हें खतरनाक मानता है। इसमें एना कहती है कि नहीं, ये पावर्स सच में खतरनाक हैं, हम विचेस एक छोटी सी भी गलती से पल भर में किसी आदमी को मार सकते हैं। प्रिंस रोमन कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मरना ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मर सकती हो, पर तुम्हें क्या लगता है मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारे खुद के बाप तक विचेस से नफरत करता है और उस जैसे हजारों लाखों लोग। अगर तुम हार मान के उससे सच्चाई मान लो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां विचेस आजाद रहेंगी। जो सुन रोते हुए एना पूछती है कि क्या ये सब सच में हो सकता है? मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह जीना। क्या तुम जो मुझे सपने दिखा रहे हो, क्या ये सब सच में हो सकता है? प्रिंस रोमन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, सब मुमकिन है, बस मेरा साथ दो। वह एना को अपनी पावर की पर कंट्रोल लाने के लिए उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, ताकि पिछली बार जो हुआ वैसा कुछ दोबारा ना हो। रात होने पे उसी मेट को दिखाया जाता है जिसने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी और एक चिट्ठी में प्रिंस के बदलते बिहेवियर के बारे में किसी को लिख के भेज रही थी। अगले दिन जब प्रिंस रोमन सारी रिपोर्ट्स चेक करता है तो उसे समझ आ गया कि उनका ये टाउन एक माइनिंग टाउन है जो कि किंगडम के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। पर नोबल्स के लगातार करते आ रहे करप्शन के कारण जिस टाउन को भी सबसे ज्यादा तरक्की करनी चाहिए थी वो बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ खेती नहीं होती। प्रिंस रोमन बोडो से पूछता है, आखिर खाना कहाँ से मिलता है हमें? तो बोडो बताता है कि असल में जो भी हमारे यहाँ कीमती पत्थर प्रोड्यूस होता है उसे हम लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ फूड के लिए ट्रेड करते हैं। एक तरह से हमारी बॉर्डर सिटी को वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। हमसे अपना सारा ज़रूरत का सामान लेके वो बस हमें इतना खाना दे देते हैं ताकि बस यहाँ के वर्कर्स जिंदा रह सकें। असल में पहले जिस टाउन का रूलर था बोरस, वो बिना सोचे समझे हमेशा उनकी बात मानता था। वो बस थोड़े से खाने के लिए टाउन का सारा कीमती पत्थर उन्हीं को दे दिया करता था। जो सुन प्रिंस रोमन को भी प्रिंस की मेमोरी से बोरिस के बारे में पता लगता है और बोडो से कहता है कि हाँ, तुम सही हो, इसीलिए मैंने आज तक कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं जानता था कि उसकी पोजीशन छीनने के बाद मैं उसका डायरेक्टली दुश्मन ही बन गया। असल में बोरिस और बाकी नोबल्स के रिलेशंस लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के प्रिंस से काफी अच्छे बन गए थे। उन्हें टाउन की प्रोटेक्शन और यहाँ के लोगों की कोई चिंता ही नहीं थी, इसीलिए वो लोग हमेशा से उतना ही फूड भेजते थे जितना वर्कर्स खाकर जिंदा रह सके। तो प्रिंस रोमन कहता है, ठीक है, आज से हमारे लॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ सारे ट्रेड्स बंद होंगे। हम अपना सारा ओर यानी कीमती पत्थर अच्छे दामों पर वेलोसिटी को बेचेंगे और उनसे ही हमेशा फूड खरीदेंगे। तो बोडो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, वेलोसिटी आखिर इतना सारा ओर लेके करेगा क्या?
वो खरीदेगा ही नहीं। तो वो कहता है ठीक है, अगर हम दाम आधा कर दें तो उतना प्रॉफिट देख के तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन बूढ़ों को डर था कि कोई फ्यूचर प्रूफ प्लान नहीं है, ऐसे तो हमारा स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रिंस रोमन का प्लान लॉन्ग टर्म को देखते हुए ही था। वो इस टाउन के बिजनेस को तभी एक्सपेंड करेगा जब वो लोग ट्रेड करके अच्छे खासे रिसोर्सेज बिल्ड कर लेंगे। रिसोर्सेज बिल्ड करने से उसका मतलब है कि कई सारी बोट्स बनाना, क्योंकि उनकी ये बॉर्डर सिटी बिल्कुल नदी के किनारे पे है। अगर उन लोगों ने किसी तरह कुछ अच्छी शिप्स बना ली तो वो लोग पूरे किंगडम में ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि पैसा ही पैसा। बूढ़ो कहता है लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर हमने लॉन्ग फोर्ट्रेस के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए तो वो सर्दियों में हमारे लोगों को शेल्टर नहीं देंगे। तो प्रिंस पूछता है भला क्यों, सर्दियों में ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उनके शेल्टर की जरूरत पड़ती है। तो बूढ़ो बताता है कि दरअसल सर्दियों में ही असली खतरा आता है। ड्रैगन स्पाइन माउंटेन से मानो कि एक नर्क का दरवाजा खुलता है और वहाँ से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। सर्दियों में उन मॉन्स्टर्स का ऐसा डिमोनिक रूप देखने को मिलता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो लोग एक साथ ग्रुप में अटैक करते हैं और क्योंकि हमारे शहर के पास बड़ी बड़ी दीवारें नहीं है तो लोगों को लॉन्ग सॉन्ग के किले में जाकर छुपना पड़ता है। जो सुन के प्रिंस रोमन को समझ में आ गया कि जब तक वो उन मॉन्स्टर्स का हल नहीं ढूंढ लेता तब तक वो यहाँ कुछ बिल्ड नहीं कर सकता। और इसलिए अब वो कुछ कैप्टन्स और एक हंटर को बुलाता है जो कि अब तक उस मॉन्स्टर से लड़ चुके हैं। एक तो बेचारा प्रिंस को अपने सामने देख के इतना डर गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तब दूसरा कैप्टन आगे आते हुए बताता है कि दरअसल सर्दी के सीजन के एंड होने पे हम पूरे फॉरेस्ट में घूम के आसपास के जंगलों को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही हमें कोई बीस्ट के आने का साइन मिलता है हम एक सिग्नल फायर जलाते हैं, जिसे देख के रूबी वुड रिवर के जरिए सब लोग लॉन्ग सॉन्ग किले की तरफ निकल जाते हैं। तो प्रिंस रोमन पूछता है कि रिवर की दूसरी तरफ भी अटैक होता है क्या। तो वो कहता है कि नहीं, ये नदी गहरी होने के साथ साथ इसका बहाव बहुत तेज भी है, इसलिए आज तक किसी बीस्ट ने उसे क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं की। प्रिंस रोमन पूछता है कि उनके अपीयर होने के बाद उन मॉन्स्टर्स को शांत होने में कितना वक्त लगता है। तो वो कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने, जब तक आसमान साफ नहीं होता और सारी बर्फ हट नहीं जाती। पर पिछली बार ये टोटल 4 महीने तक चला था, जिसकी वजह से कई सारे लोग तो भूख से ही मर गए, क्योंकि हमें फूड हमारे प्रोड्यूस किए गए और के हिसाब से मिलता है। 2-3 महीने तक तो हम बचे कुछ रिसोर्सेज से काम चला लेते हैं, लेकिन चौथा महीना आते आते हमारा सारा और खत्म हो जाता है। पर वापस सिटी जाके हम माइनिंग तो कर नहीं सकते, तो हमें फूड मिलता ही नहीं। तो सुन के प्रिंस रोमन को अब ये क्लियर था कि लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस उनका कभी भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन ही नहीं सकता। प्रिंस के पूछने पे हंटर आगे बताता है कि मैंने 2 बीस्ट मारे हैं, एक म्यूटेंट बी और एक म्यूटेंट वुल्फ। ये असल में होते तो बस एनिमल्स ही हैं, लेकिन ये हाइब्रिड एनिमल्स हैं। म्यूटेंट होने के बाद इनके अंदर की पावर 10 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद तो एक को भी रोकना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन प्रिंस रोमन को लग रहा था कि ये तो बस एनिमल्स हैं, तो फिर इतना डरना क्यों। हंटर कहता है कि नहीं, वहाँ हाइब्रिड बीस्ट भी होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म भी। उनके सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बस एक पल में ही आपको ढूंढ लेंगे। प्रिंस रोमन पूछता है कि सब ठीक तो है, पर अब तक तुम अपना सर झुकाए क्यों खड़े हो। तो वो ही कैप्टन कार्टर बताता है कि मैं हिजल डीमन क्लैन से हूँ। इस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, अपना सर उठाओ, जब तक तुम मेरे सिटी में हो तुम सब बराबर हो। तो सुन के वो अपना नाम आयरन एक्स बताता है। प्रिंस रोमन अब सबको आने के लिए शुक्रिया कह के उन्हें 10-10 सिल्वर कॉइन दे के वापस भेजता है, जिसके बाद अब प्रिंस रोमन कार्टर के साथ खुद फॉरेस्ट बॉर्डर पे जाता है, जहाँ पर वो लोग सिग्नल फायर जलाते हैं। आसपास के एरिया को स्टडी करने के बाद उसे समझ में आता है कि जब भी लोगों को सिग्नल मिलता है वो माउंटेन से सीधा रिवर की तरफ भागते हैं, और जो पूरा डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं, बस 600 मीटर है। तभी कार्टर कहता है कि माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, पर कहीं आप डिमोनिक पीरियड में यहीं रहने का प्लान तो नहीं बना रहे। तो प्रिंस रोमन कहता है कि हाँ, सही समझे। जो सुन कार्टर बिल्कुल ही शांत हो गया, क्योंकि सिटी में बस थोड़े से ही गार्ड्स हैं जो उन लोगों को मॉन्स्टर से बचाने के लिए बहुत कम है, और तो और कासल में 2000 लोगों के लिए जगह ही नहीं है। तो प्रिंस रोमन कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, हम यहाँ पे पूरे इतिहास की अब तक सबसे मजबूत दीवार खड़ी करेंगे। प्रिंस रोमन पिछली दुनिया में एक इंजीनियर था, तो इसलिए उसे इतना तो यकीन है कि वो अपनी मॉडर्न एजुकेशन के साथ एक बड़ी मजबूत दीवार खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ बेचारा बोडो ये सोच के परेशान होता है कि आखिर प्रिंस के अंदर इतना बदलाव आया कैसे, क्योंकि पहले जो प्रिंस था वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। उसे अपने टाउन और लोगों की कोई परवाह ही नहीं थी। रॉयल फैमिली के नाम पे एक बहुत ही बड़ा धब्बा, जिस वजह से उसे खुद के भाई तक नहीं पूछते थे और ना ही कोई उसे जरा सी भी वैल्यू देता। यहाँ पता लगता है कि बोडो प्रिंस के अंडर काम करने के लिए इसलिए मांग गया था क्योंकि किंग ने वादा किया था कि वो उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। पर अब जो प्रिंस उसके सामने है उसे देख के तो वही परेशान है कि आखिर प्रिंस रोमन को हुआ क्या। एना को बचाने के बाद एक ही रात में वो इतना बदल गया कि उसने टाउन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी प्लानिंग भी कर ली।
हमें हर चीज़ दिखाई तो नहीं गई, लेकिन प्रिंस रोमन ने बोडो के सामने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज रखी हैं जो उसे कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं थी। पर भले प्रिंस रोमन के पास काफ़ी सारी फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन अगर वही डिमोनिक पीरियड बिना लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस की मदद लिए सरवाइव ना कर पाया तो इन सब चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं। और यही सोच के बोडो काफ़ी परेशान हो रहा होता है। सर्दियाँ आने में बस अभी 3 महीने बचे हैं और उस 3 महीने में ही प्रिंस रोमन 600 मीटर लंबी दीवार खड़ी करना चाहता है, जो कि बेहद ही मुश्किल काम है। दूसरी तरफ कार्टर खुद सभी वर्कर्स को मैनेज कर रहा होता है, जहां वो लोग लाइमस्टोन और क्ले को एक साथ मिक्स कर रहे थे एना की फायर पावर की हेल्प से। जिसके बाद प्रिंस का ऑर्डर आता है कि ठीक है, अब इसमें जिप्सम मिलाओ और इसे एक पाउडर में तैयार करो। लेकिन कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है, फिक्र मत करो, ये ऐसा कुछ है जो अब तक के इतिहास में पहली बार होगा। अब उसका जब मिस्टीरियस पाउडर रेडी हो जाता है तो एना से कहता है कि आओ अब मैं तुम लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ। तो एना पूछती है कि आपको ये मैजिक आता है क्या। तो प्रिंस रोमन कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा मैजिक थोड़ा अलग है, पर इसका नाम है साइंस। और वो कार्टर को पाउडर में पानी मिक्स करके कुछ पत्थरों के ऊपर डालने के लिए कहता है और कल सुबह तक वो पूरा सॉलिड बन जाएगा। शुरू में तो कार्टर को यकीन नहीं था कि इससे क्या ही हो जाएगा, पर सुबह होते होते वो पाउडर बिल्कुल सॉलिड बन गया होता है। प्रिंस रोमन कार्टर से कहता है कि जरा एक बार इसे तोड़ने की कोशिश करो। तो वो भी अपना फावड़ा लेके बहुत जोर से मार के तोड़ने की कोशिश करता है, पर अब वो पाउडर स्टील जैसा मजबूत हो चुका था, जो देख के कार्टर बहुत खुश हो गया कि अगर ऐसा है तो हम तो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। 5 साल में ही पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी और तो और हमारा कासल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन प्रिंस रोमन तो उससे भी बड़ा सोच रहा था, एक बड़ी दीवार के साथ साथ 10,000 घर, जिससे लोगों को शेल्टर मिलेगा और सब सुकून से रह पाएंगे। प्रिंस रोमन ऐसे घर बनाना चाहता था जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसे घर जो आंधी, तूफान, भूकंप किसी से भी डिस्ट्रॉय ना हो। वो कार्टर से कहता है कि वॉल की कंस्ट्रक्शन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और एना का काम है कि रोज इन मटेरियल्स को बनाने में हेल्प करना। प्रिंस रोमन वापस जा ही रहा था कि तभी कार्टर पूछता है कि आखिर इस पाउडर का नाम क्या है। तो प्रिंस रोमन कहता है कि अच्छा, इसका नाम है सीमेंट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसे यहाँ के लोगों के लिए सीमेंट का ही आविष्कार कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद प्रिंस रोमन को पता लगता है कि कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइम पे काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। बोडो प्रिंस से कहता है कि देखिए, कार्टर मेहनती तो है, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन का अभी तक कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। एक 600 मीटर जितनी लंबी वॉल बनाने के लिए हमें एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। प्रिंस रोमन को भी समझ में आ गया था कि सीमेंट वाला सोल्यूशन पावरफुल तो है, लेकिन अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। इसलिए बोडो से कहता है कि फौरन जाओ और स्टोन मैसन्स को ढूंढो। स्टोन मैसन्स मतलब पत्थर तराशने वाले। लेकिन बोडो कहता है कि नहीं, तुम्हारे सिटी में कोई भी ऐसा स्किल्ड बंदा नहीं। तो प्रिंस रोमन कहता है कि फिर बाहर जाओ, लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस या फिर वेलोसिटी, जहां भी जाना पड़े जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। दूसरी तरफ टाउन में एक आदमी फांसी वाली जगह पे जाके खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि शायद यहीं पे मेरी स्टूडेंट एना को फांसी दी गई होगी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ये बंदा एना का एक टीचर हुआ करता था। जब तक लोगों को ये नहीं पता चला कि वो एक विच है। वो अभी बहुत दुखी था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके एक और स्टूडेंट ने कन्फ्रंट किया था कि वो भी एक विच है। अपने स्टूडेंट को ऐसे मौत की सजा मिलता देख उसके लिए तो जैसे नरक के बराबर था। तभी उससे पास खड़ा एक आदमी आवाज दे के बुलाता है, क्योंकि ये टीचर देखने में थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था। इसलिए वो लोग उसे बुला के कहते हैं कि जरा पढ़ के बताना, ये रॉयल नोटिस में आखिर क्या लिखा है। टीचर जोर से पढ़ते हुए सबको बताता है कि इसमें किसी तरह की जॉब के बारे में लिखा है। 20 से 40 साल के लोग पत्थर तोड़ने के लिए चाहिए। कुछ जनरल वर्कर्स और मास्टर बिल्डर्स के लिए जगह खाली है, जिन्हें किले या फिर बड़ी इमारतें बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। सबकी सैलरी अच्छी होगी, जहां मास्टर बिल्डर्स को 1 गोल्ड कॉइन पर मंथ मिलेगी, जो सुन के लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम हमें भी कमाने का मौका मिलेगा। टीचर भी समझ आता है कि मेरे लिए भी एक लाइफ चेंजिंग चांस है और सीधा भागते हुए इंटरव्यू के लिए प्रिंस के पास आके बताता है कि मेरा नाम है क्लार्क वेनविट। मैं भले ही यहाँ टीचर हूँ, लेकिन मैंने पैलेस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काम किया है, साथ ही कई सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी, जैसा कि एसफोर्ट का नाम सुनते ही बोडो भी बहुत हैरान हो गया और पूछता है कि क्या तुम सच में एसफोर्ट के मेंबर थे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उनका एक मेंबर हूँ। तो प्रिंस रोमन पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एसफोर्ट के टाइम तो बड़ा कोलैप्स हुआ था और वहाँ काम कर रहे सारे मेंबर्स को भी मार दिया गया था। तो क्लार्क बताता है कि नहीं, वो सारी कहानी झूठी है। एसफोर्ट के बनते वक्त बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर्स ने रिश्वत लेके काम किया था। वो लोग बिल्डिंग में बड़े ही बेकार स्टोन यूज कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें वार्न भी किया गया, पर उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आखिर में वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बच गए और सारे वर्कर्स को जान से मार दिया गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये सब वक्त से थोड़ा पहले ही पता लग गया, इसलिए मैं एक रात चुपचाप वहाँ से भाग गया और अब यहाँ आके छुप छुप के जी रहा हूँ।
तो प्रिंस पूछता है कि भला तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो, वो भी अपनी जान रिस्क में डालते हुए। जिस पे क्लार्क कहता है कि देखिए इस वक्त भागना मेरी मजबूरी थी, अगर नहीं भागता तो वही मारा जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका मिले। मैं जिंदगी भर बस एक स्टोन मैसन रहा, मुझे यही करना है। तो प्रिंस रोमन बोडो से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में? अगर आप कानून के मुताबिक देखेंगे तो ये भी एक क्रिमिनल है, लेकिन अभी हमारे लिए इसे हायर करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है, अब से तुम्हारे सारे गुनाह माफ, तुम अब से एक मास्टर बिल्डर हो, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के मेंबर भी। जो सुन वो बहुत हैरान था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने ये सब बता के अपनी मौत को ही दावत दे दी। प्रिंस रोमन अब उठ के मैप दिखाते हुए बताता है कि ठीक इस जगह पे हमें बॉल बनानी है। इस पर क्लार्क कहता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, बस 150 लोगों के साथ तो इसमें 3 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, हमें ये किसी भी हाल में डिमोनिक पीरियड से पहले खत्म करना होगा। तो क्लार्क प्लान चेंज करता है कि हमें कुछ बदलाव करने होंगे। अगर इसकी हाइट और विड्थ हम चेंज कर दें तो 200 लोगों के साथ 1 महीने में फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि बार बार स्टोन को तोड़ना और लाना बहुत मुश्किल काम है, जिसमें काफी वक्त लग जाएगा। प्रिंस रोमन कहता है ठीक है, अगर मैं तुम्हें स्टोन्स टाइम पे दे दूं तो क्या ये 3 महीने में बन जाएगा? क्लार्क कहता है कि हाँ, तब कोई मुश्किल नहीं। तब प्रिंस रोमन उसे अपना बनाया वही सीमेंट दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि उस मिडाइवल एज में पहली बार किसी ने इन्वेंट किया था। इससे क्लार्क बहुत हैरान होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या? अगर सच में हम ये यूज़ कर सकते हैं तो फिर हमें स्टोन वाला प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इससे तो हमारी कंस्ट्रक्शन स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि शायद सब कुछ टाइम पे हो जाए। क्लार्क अपना काम शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, पर जाने से पहले प्रिंस को एक सीक्रेट बताना चाहता था। लेकिन तभी प्रिंस से मिलने के लिए एना वहाँ पे आती है, जो देख क्लार्क के तो बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिर ये यहाँ पे कैसे, ये तो मर गई थी। एना भी क्लार्क को पहचान लेती है और बताती है कि ये मेरी टीचर हैं, मैं तो तुम्हें सपनों में देखता रहता था, मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं रही, पर तुम्हें जिंदा देख के मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने घुटनों पे बैठ के प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने एना को बचा लिया। प्रिंस रोमन कहता है फिक्र मत करो, मैं बाकी लोगों की तरह विचेस को बुरा नहीं मानता, और ना ही मैं चर्च की तरह कभी इनका शिकार करूंगा। जो देख क्लार्क को प्रिंस पे भरोसा हो गया था, वो बताता है कि शहर में एक और विच है और वो भी मेरा स्टूडेंट ही है। जो सुन के प्रिंस रोमन हैरान तो था, पर हल्का सा एक स्माइल करता है। वो एक बच्ची है जिसका नाम नीना है और उसे अभी अभी पता लगा है कि वो एक विच है। ये कितनी खुशी की बात है कि उसे भी आपके हैरम बनने का मौका मिलेगा। दरअसल क्लार्क को ये लग रहा था कि एना प्रिंस की हैरम बन गई है। उसे लग रहा था कि प्रिंस ने अपनी मस्ती काटने के लिए एना को अपने पास रखा है। जो सुन बोडो बहुत हंसने लगता है कि उसने ये क्या समझ लिया। तब प्रिंस रोमन बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने एना को इसलिए बचाया क्योंकि मुझे इसकी हेल्प चाहिए थी। वही है जिसकी वजह से मैं ये सीमेंट बना पा रहा हूँ। प्रिंस रोमन क्लार्क से बात करने के लिए उसे साइड में लाता है, जहाँ बोडो से उन्हें पता लगता है कि नीना एक नोबल की बेटी है। अगर नोबल्स को पता लग गया कि वो एक विच है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। प्रिंस रोमन क्लार्क से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसे अपना एक लेसन देने के बहाने मेरे पास ले आना, बाकी बोडो का काम होगा। उसे चुपचाप अंडरग्राउंड किचन में लेके आना। तो थोड़ी देर बाद ही क्लार्क नीना को लेके भी आ जाता है। बेचारी के गाल शर्म से लाल हो रहे थे, क्योंकि क्लार्क ने रास्ते में ही उसे वहीं प्रिंस का हैरम बनने वाली बात बता दी थी। प्रिंस रोमन अब सामने आते हुए उसे अपने पास बैठने को बुलाता है, पर वो बेचारी कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी, तो उसे एक केक पेस्ट्री खाने को कहता है, जो देख के उसका मन तो ललचा रहा था, पर फिर भी वो खुद को रोक लेती है। उसी बीच जैसे ही उसने एना को नीचे आते हुए देखा तो भाग के रोते हुए उसे गले लगाती है, क्योंकि एना नीना के लिए एक बड़ी बहन जैसी थी। अब जब वो तीनों साथ बैठे होते हैं तो प्रिंस कहता है कि मुझे पता है तुम एक विच हो, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता लगा। तो नीना बताती है कि दरअसल मुझे 1 हफ्ता पहले एक छोटी सी बर्ड मिली थी जिसके पैर टूटे हुए थे। मैं उसे बचाना चाहती थी और इसी बीच मुझे फील हुआ कि जैसे मेरे हाथों से कुछ निकल रहा हो, एक अजीब सा पानी का चिपचिपा गोला जो पूरे बर्ड के अराउंड रैप हो गया, और फिर पता नहीं कैसे वो ठीक हो गई। प्रिंस रोमन समझ आता है कि उसकी पावर हीलिंग है और कार्टर से किसी इंजर्ड या फिर मरे हुए जानवर को लाने के लिए कहता है, ताकि नीना की पावर को टेस्ट कर सके। और इसके बाद प्रिंस रोमन उसकी पावर्स का सभी जानवरों के ऊपर एक एक करके टेस्ट लेता है, जहां नीना किसी के भी जख्म भर सकती थी, बॉडी का कटा हुआ कोई भी पार्ट जोड़ सकती थी, पर अगर वो पार्ट पूरी तरह से खो गया हो तो ठीक नहीं कर सकती थी और किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती थी। कार्टर को भी ये देख के समझ आ जाता है कि प्रिंस विचेस को बचा क्यों रहे हैं, ताकि उनकी पावर्स का एक सही जगह पे यूज हो सके। प्रिंस रोमन कहता है कि देखो, हम इसे यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अब रोज रोज किसी भी तरह नीना को यहाँ लाने का एक तरीका ढूंढो, हमें इसे और ट्रेनिंग देनी होगी।
तो कार्टर पूछता है कि आप इसे यहाँ पे क्यों नहीं रख लेते। प्रिंस रोमन कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, अभी इसके विच होने के बारे में किसी को भी नहीं पता, और तो और वो नोबल फैमिली से भी है। अगर हमने इसे यहाँ रख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ डिमोनिक बीस्ट ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आसपास भी हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो हम पे नजरें गाड़े बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नाइट प्रिंस की बहन गेर्शिया को लेटेस्ट न्यूज दे रहा होता है कि कैसे विलोंग्रा फ्लीट एक सक्सेसफुल रेड से लौट आया। उन्होंने एक मर्चेंट शिप की इकोनॉमी को टारगेट किया जिसमें लूट इतना था कि पूरी एक आर्मी को साल भर बिठा के खिला सके। गेर्शिया कहती है कि अरे वाह, बहुत खूब, तो इस रेड को लीड करने वाले कैप्टन का क्या नाम है? तो बताता है कि उसका नाम ड्रेक है। ये सुनते ही गेर्शिया उसी वक्त ड्रेक को एक नाइट की पोजीशन में प्रमोट कर देती है, जिससे अब उसके पास विलोंग्रा फ्लीट का सारा कमांड होगा और साथ ही रेड में मिला पूरा सामान भी। नाइट कहता है लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी है, प्रिंस रोमन पे किया गया असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया। उसकी वाइन में हमने पॉइजन तो दिया था, लेकिन उससे बस वो कुछ सेकंड्स के लिए ही सोया। गेर्शिया कहती है कि मतलब साफ है कि हम फेल हो गए, लेकिन फिर भी ठीक है कि अगर हमारी वो असैसिन अब तक पकड़ी नहीं गई तो मैं उसे एक और चांस दे सकती हूँ। साथ ही वो एक अल्केमिस्ट जिसका नाम एम्बस है उसे फांसी की सजा देने के लिए कहती है, क्योंकि उसी ने ही वो पॉइजन बनाया था जो प्रिंस के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन गेर्शिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि दवा बिल्कुल सही थी। असल प्रिंस तो कब का मर चुका है और अब उसकी बॉडी में एक बेरोजगार जीनियस इंजीनियर है। इधर अगले दिन लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर बॉर्डर सिटी यानी कि प्रिंस रोमन के टाउन में कुछ मिनरल्स लेने के लिए आया होता है, और हैरानी की चीज उसे ये देखने को मिलती है कि वेलोसिटी का एक शिप बॉर्डर सिटी को सारा खाना ला के दे रहा है। इधर बोडो अपने प्लेयर को सारा अपडेट दे रहा होता है कि सिटी वॉल का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही चल रहा है, और क्लार्क ने भी ये गारंटी दी है कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने जो फूड वेलोसिटी से खरीदा था वो भी आ चुका है, और फिलहाल इतनी अच्छे अमाउंट में है कि सर्दियों तक पूरे शहर को पेट भर के अच्छे से खिलाया जा सकेगा। बोडो थोड़ा टेंशन में कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर बजट का क्या, क्योंकि फिलहाल आपको भी पता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वक्त में ही हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी कंस्ट्रक्शन को मिला के बाकी सारे बड़े खर्चे शाही तिजोरी से ही यूज हो रहे हैं, जो बस ज्यादा से ज्यादा साल भर ही चल पाएंगे। लेकिन प्रिंस रोमन को इस चीज की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक अगर एक बार ये वॉल बनकर कंप्लीट हो गई तो बॉर्डर सिटी और उन लोगों की पोजीशन अपने आप स्ट्रांग बन जाएंगी। बोडो कहता है हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि ड्यूक रयान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसी बीच उन्हें एक मैसेंजर आके बताता है कि लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस का एम्बेसडर यहाँ पे आया है। फिर प्रिंस रोमन फौरन बोडो से कह के एक शाही दावत तैयार करवाता है, जिसमें बड़े ही रॉयल और यूनिक डिशेस बना के तैयार किए गए थे। दरअसल ये सब कुछ एक फ्लेक्स था, एम्बेसडर को ये दिखाने के लिए कि अब हमारे लिए फूड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डाइनिंग रूम में एम्बेसडर के चेहरे की ये हालत देख के प्रिंस रोमन समझ आता है कि उसे जरा भी आइडिया नहीं कि हम इतना क्वालिटी फूड कहाँ से लाए हैं, क्योंकि अब तक तो उनका लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस ही खाना सप्लाई करता था। साथ ही वो प्रिंस के थोड़ा खाने के स्टाइल से भी कंफ्यूज था और पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज से खा रहे हो। दरअसल यार प्रिंस रोमन चॉपस्टिक से खा रहा था, जो कि यहाँ के लोगों ने कभी देखा ही नहीं। और एम्बेसडर को चॉपस्टिक्स के बारे में समझाते हुए वो कहता है कि अब से मैं इनका यूज करना अपने टाउन में कॉमन बना दूंगा, क्योंकि ये चांदी से बहुत ज्यादा सस्ते भी होते हैं और हाइजेनिक भी। साथ ही प्रिंस रोमन मौका देख के थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अब तो वैसे भी हमारे शहर में कुछ अच्छा खाना नहीं है, तो अभी इन्हीं सब बर्तनों से काम चलाना होगा। जो सुन के बेचारा एम्बेसडर भी हैरान होता है कि बचा खुचा खाना ऐसा दिखता है क्या। लेकिन अब इससे पहले कि उसकी और जले, प्रिंस रोमन बता देता है कि ये सारा खाना तुम्हारे वेलकम के लिए बनाया गया है, जो आज ही बिल्कुल फ्रेश वेलोसिटी से आया है। ये सुन वो भी बहुत हैरान था, क्योंकि अब तक के इतिहास में बॉर्डर सिटी ने पहली बार वेलोसिटी के साथ ट्रेड किया था। अब खाना पीना खत्म हो जाने के बाद एम्बेसडर अपनी मेन बात पे आते हुए प्रिंस से कहता है कि आपने अब तक और डिलीवर नहीं किया और उसकी डेडलाइन भी निकल चुकी है। लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस ने अपना फूड भी तैयार कर दिया है भेजने के लिए, पर आप लोगों की तरफ से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो प्रिंस रोमन उसे थोड़ा बहाने से टालते हुए कहता है कि दरअसल कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से हमारी कुछ माइंस कोलैप्स हो गई हैं, इसलिए हमने प्रोडक्शन कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। अभी फिलहाल हमारे पास बस 2 महीने का ही प्रोडक्शन स्टॉक में है। एम्बेसडर पूछता है तो फिर आप वही 2 महीने की सप्लाई अभी क्यों नहीं देते। तो प्रिंस रोमन कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, मेरे बस इस 2 महीने की सप्लाई से लॉन्ग सॉन्ग मुझे कभी भी इतना फूड नहीं देगा जो मैं अपने लोगों को 2 महीने तक खिला पाऊँ। वैसे भी 2 साल पहले फूड शॉर्टेज की वजह से हमारे यहाँ काफी सारे लोग मर गए थे और मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। प्रिंस रोमन अपनी आवाज में सख्ती दिखाते हुए कहता है कि अब से लॉन्ग सॉन्ग के साथ बॉर्डर सिटी का ट्रेड बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना सारा बचा खुचा मिनरल वेलोसिटी को बेच चुका हूँ और यहाँ के लोगों के लिए सर्दियाँ सर्वाइव करने तक हमने सारा फूड भी खरीद लिया। और हाँ, मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि वेलोसिटी के साथ ट्रेड करना हमारे लिए तुमसे ट्रेड करने से ज्यादा बेटर है। ये सब सुनकर एम्बेसडर को ये समझ में आ गया होता है कि किनारे पे वेलोसिटी के शिप्स क्यों खड़े थे। फिर वो इस बात को भी अच्छे से जानता था कि वेलोसिटी
सिटी कभी भी आयरन ओर जैसे मिनरल्स का फुल ट्रेड नहीं करता। इसे शायद प्रिंस को कुछ खास प्राइस नहीं मिला होगा, शायद बस मार्केट वैल्यू का आधा ही मिला हो। एम्बेसडर कहता है, देखो ये बात तुम भी जानते हो कि लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस कितना पावरफुल है। पिछली कई पीढ़ियों से हम लोग आपके साथ काम करते आ रहे हैं, तो बॉर्डर सिटी के लिए इतने बड़े वॉल्यूम में मिनरल्स बेचना हमारे साथ फायदेमंद होगा। और एक ऑफर देते हुए कहता है कि जहां आप वेलोसिटी को 50% के मार्जिन पे सारे मिनरल्स दे रहे हो, वही चीज हमें 30% के मार्जिन पे दे दो, आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। प्रिंस रोमन कहता है, हाँ तुम्हारा सौदा बुरा नहीं, इससे सबका फायदा होगा, पर क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि लॉन्ग सॉन्ग फैमिली के 6 के 6 मेंबर्स इस बात पे राजी होंगे? एम्बेसडर कहता है कि हाँ, मैं ये प्रपोजल उनके सामने भी रखूंगा और यही कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट डील मिले। तो प्रिंस रोमन कहता है, ठीक है, उम्मीद करते हैं खबर अच्छी मिले। पर जाने से पहले उसे एक बात की फिक्र हो रही थी कि डेमोनिक पीरियड बस 2 महीने ही दूर है और बॉर्डर सिटी के लोगों के लिए लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में जाने का सफर लंबा और खतरनाक होगा, तो उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। प्रिंस रोमन मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं अपने लोगों को तुम्हारे किले में नहीं भेजूंगा, बल्कि एक पावरफुल वॉल तैयार करूंगा और खुद डेमोनिक बीस्ट से अपने लोगों की रक्षा करूंगा। जिसके बाद एम्बेसडर अपने घोड़े पे सवार वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डील से सबका भला हो। लेकिन प्रिंस रोमन इस बात को अच्छे से जानता था कि भले ही एम्बेसडर अपनी इंटेंशंस को कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन लॉन्ग सॉन्ग को वो 6 फैमिलीज कभी भी इस डील के लिए राजी नहीं होंगी। और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही एम्बेसडर लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के रूलर ड्यूक रैन को उनकी वॉल वाली बात के बारे में बताता है, तो वो सब हंसने लगते हैं कि एक वॉल उन्हें क्या ही बचा लेगी। ड्यूक और नोबल्स के बीच बैठे एम्बेसडर से पूछता है, तुम उस वॉल के बारे में भला कितना जानते हो? लेकिन उस मोटे को तो घंटा कुछ नहीं पता था, उसे इन मामलों के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। तो ड्यूक अपने उसी एम्बेसडर पेट्रोव से पूछता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? दरअसल बात ऐसी है कि फिलहाल प्रिंस रोमन चाहते हैं कि ट्रेड करेंसी से हो, ना कि हमेशा की तरह थोड़े बहुत फूड से। इस हिसाब से देखा जाए तो 30% कम प्राइस पे भी उनके मिनरल्स देना हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। लॉन्ग टर्म में हमारा डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने का खर्चा भी कम आएगा, और तो और खेती बाड़ी के लिए अच्छी खासी जमीन भी मिल जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे तो किंगडम के रूल्स के हिसाब से प्रिंस रोमन बस 5 साल तक ही अपनी गद्दी पे है, तो अगर वो ऐसे ही ग्रोथ करता रहा तो बहुत जल्द बॉर्डर सिटी ऊंचे मकाम छुएगी। इसलिए उसका मानना है कि प्रिंस की हेल्प करने में ही हमारा फायदा है, हमें कम प्राइस पे ही ट्रेड करना चाहिए। ड्यू कहता है, देखो तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर तुम अभी एक मर्चेंट की तरह सोच रहे हो, क्योंकि मर्चेंट सिर्फ बिजनेस बढ़ा के अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, पर एक किंग कभी भी इस तरह नहीं सोचता। हम लोग कभी किसी ऐसे इंसान के साथ डील नहीं कर सकते जिसे हम कंट्रोल न कर सकें, इसलिए अगर किसी ने हमारे रूल्स नहीं माने तो सजा तो मिलेगी ही। अगली सुबह इधर अपना फ्रेंड सोलेंस सभी बॉर्डर सिटी के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी स्पीच देते हुए बताता है कि लॉन्ग सॉन्ग किले ने माइन कोलैप्स की वजह से हमें फूड बेचने से मना कर दिया, और अब हमें इसी तरह छोड़ दिया गया है मरने के लिए, जैसे पहले भी कई बार हो चुका है। साथ ही इस बार का तो ये भी अंदाजा है कि डिमोनिक पीरियड 4 मंथ से भी ज्यादा चलेगा, और अगर कुछ नहीं बदला तो 2 साल पहले जो हुआ था वही होगा। हमारे अपने लोग भूखे मरेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इस बार के हालात और भी बदतर हो जाएं। ये सुनकर सब लोग काफी उदास हो गए थे। तो प्रिंस कहता है, फिक्र मत करो, मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले ही तुम सभी लोगों के लिए सर्दी का इंतजाम कर दिया। ढेर सारा चीज, ब्रेड, मीट और बहुत सारी चीजें, हमारे पास फिलहाल सब कुछ है, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि आगे से दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लोगों को कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। प्रिंस की ऐसी बातें सुनकर सब लोग प्रिंस का नाम लेते हुए खुशी से उसे चीयर अप करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वजह से लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस हमसे नाराज हो गया है, और उन्होंने धमकी दी है कि वो हमें सर्दी में कोई शेल्टर नहीं देंगे। पर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फिलहाल सिटी के वेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, जो हमारे डिमोनिक पीरियड में काम आएगी। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो जो भी डिमोनिक बीस्ट है जिनसे हम लोग इतने सालों से डरते आ रहे हैं, वो मामूली जानवर से कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। और सिर्फ इसलिए मैं एक आर्मी तैयार कर रहा हूँ, मिलिशिया आर्मी, जिसमें तुम लोग शामिल होगे। जो कोई भी अपने घर को बचाना चाहता है और इस शहर की हिफाजत करना चाहता है, वो हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाए। हर एक मेंबर को 25 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, और अगर कोई बैटल में मारा गया तो उसकी फैमिली को 5 गोल्ड कॉइन्स कंपनसेशन के तौर पे। तो फैसला तुम लोगों का है। क्या तुम लोग लॉन्ग सॉन्ग की उन झुग्गी झोपड़ियों में रह के भूख से मरना पसंद करोगे, या फिर ठंड और मॉन्स्टर्स के डर के बिना यहाँ इज्जत से रहना चाहोगे? अगर सच में तुम लोग अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो फिर हमारे साथ जुड़ जाओ। अब से तुम लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुन के आस पास सभी लोग जोश में आते हुए कहते हैं कि हम लड़ेंगे, हम बचाएंगे अपने शहर को। रात में अब जब वो नीना और एना के साथ बैठा होता है तो कार्टर से पूछता है कि आखिर इस शिपमेंट का क्या हुआ। तो वो कहता है, हाँ पहुंच तो गया है, लेकिन प्रिंस आपको भला इतना आइस, पाउडर और स्नो क्यों चाहिए?
नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए है, तुम लोगों के लिए एक नया मैजिक। कुछ देर बाद जब वो अपने रूम में वापस आया तो उसके सामने एक ग्लास में वाइन पड़ा हुआ था, पर जैसे ही वो पीने जा रहा होता है खिड़की पे एक पत्थर आके लगता है। प्रिंस रोमन चेक करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी एक औरत अचानक कहीं से आके उसके गले पे चाकू रख देती है। वो डर के मारे जरा भी हिल नहीं पाता, ये सोचते हुए कि आखिरकार ये असैसिन आज मुझे मार ही देगी।